नमस्कार दोस्तों, एसएससी जीडी आंसर क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। और आज तारीख है 29 जनवरी 2023 और हमने आज अपनी इस लेक्चर सीरीज में 27 जनवरी 2023 के सभी शिफ्टों के महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल किए हैं अपनी इस लेक्चर सीरीज में। और प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान से समझना है। 27 जनवरी के एसएससी जीडी के सभी शिफ्टों के जो क्वेश्चन है वो आज हमने अपनी इस लेक्चर सीरीज के माध्यम से डिस्कस करना उचित समझा। तो पहला क्वेश्चन है इसका, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर अर्थात जो भारत है, प्रायद्वीपीय भारत, इधर है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और इधर है अरब सागर, अरब सागर। तो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी किस महासागर के भाग हैं? तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी ये हिंद महासागर के भाग हैं। हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। दुनिया का पहला सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर, दुनिया का सबसे व्यस्त महासागर अटलांटिक महासागर, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर। एकमात्र ऐसा महासागर है हिंद महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, इंडियन ओशन, इंडिया के नाम पर है। तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर के ही भाग हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो पहला ऑप्शन है नर्मदा। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक चोटी से निकलती है और ये अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। तो इसका उद्गम कहां से होता है? तो इसका उद्गम होता है मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से। मैकाल पर्वत, अमरकंटक चोटी, अमरकंटक चोटी से एक नदी का उद्गम और होता है जिसका नाम है सोन। सोन नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए पटना में गंगा से मिल जाती है। तो इसको याद रखना है, मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से नर्मदा नदी का उद्गम होता है और यह पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए गुजरात में अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। और इसी में एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है सरदार सरोवर बांध, इसी नदी में है, नर्मदा नदी में है, गुजरात में है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे भी ध्यान में रखना है। और अगला ऑप्शन है ताप्ती। ये ताप्ती नदी ये भी बैतूल पठार के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। बैतूल के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है, मध्य प्रदेश में इसका उद्गम होता है और ये भी पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए गुजरात में अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। तो इसे भी याद रखना है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी में है, काकरापार परियोजना ताप्ती नदी में है। ये दोनों परियोजनाएं ताप्ती नदी के संबंध में बहुत पूछी जाती हैं। ये दोनों परियोजनाएं गुजरात में है, ताप्ती नदी में। अगला ऑप्शन है मांडवी नदी। मांडवी नदी यहाँ पर एक राज्य है गोवा, गोवा में प्रवाहित होने वाली नदी है मांडवी नदी। गोवा की जो राजधानी है पणजी, पणजी। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और गोवा की राजधानी पणजी है और पणजी मांडवी नदी के तट पर है, यह भी याद रखना है। और यहाँ पर भारत के एक राज्य है जिसका नाम है केरल। केरल में एक नदी प्रवाहित होती है और अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है जिसका नाम है पेरियार। तो ये केरल की नदी है और ये अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। तो पेरियार नदी केरल में, मांडवी नदी गोवा में, और ये सभी नदियां अपना मुहाना अरब सागर बनाती हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा सभी। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो आपके एग्जाम में मुख्यमंत्री और राज्यपालों से संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, तो इनको ध्यान में रख के पढ़ना है। तो पहला ऑप्शन है सुखविंदर सिंह। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश का विधानसभा का चुनाव हुआ है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ है और तो हाल ही में यहाँ पर चुनाव हुआ है विधानसभा का। तो यहाँ पर विधानसभा की सीटें भी पता होना चाहिए। यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं 68 और कांग्रेस पार्टी ने 68 में से 40 सीटों पर अपनी विजय दर्ज की है, अर्थात यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला है। और कांग्रेस पार्टी के एक नेता है सुखविंदर सिंह सुक्खू, इन्हीं को हिमाचल प्रदेश का सीएम बनाया गया है, मुख्यमंत्री। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। और हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? राज्यपाल, तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं राजेंद्र अर्लेकर, राजेंद्र अर्लेकर। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो हिमाचल प्रदेश की दो राजधानियां हैं, शिमला और धर्मशाला, शिमला और धर्मशाला। शिमला
और धर्मशाला 2 राजधानियां हिमाचल प्रदेश की। और हिमाचल प्रदेश के संबंध में एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जीडी में ही और पूछा जा चुका है कि भारत सरकार ने उज्ज्वला योजना शुरू की थी। उज्ज्वला योजना, ये जो उज्ज्वला योजना है इसका उद्देश्य था एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, अर्थात जो एलपीजी सिलेंडर होता है जिसमें कुकिंग गैस होती है। तो ये जो उज्ज्वला योजना के तहत 100% एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। अगला ऑप्शन है आपका भगवंत मान। इनसे भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? तो ये पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, पंजाब के सीएम हैं ये। और किस पार्टी से हैं ये भी पूछा जा चुका है एग्जाम में आपकी। तो ये आम आदमी पार्टी से हैं, आम आदमी पार्टी से। और पंजाब में जो चुनाव हुआ था यहां पर विधानसभा की 117 सीटें हैं, तो ये भी याद रखना है। और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की राजधानी भी चंडीगढ़ है। अर्थात पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, चंडीगढ़ अपने आप में एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। और ये जो पंजाब है, पंजाब के मुख्यमंत्री तो भगवंत मान है और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो बनवारी लाल पुरोहित हैं, बनवारी लाल पुरोहित, बनवारी लाल पुरोहित। अगला ऑप्शन है आपका प्रेम सिंह तवांग। ये जो प्रेम सिंह तवांग है ये सिक्किम के राज्यपाल, सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं, सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तवांग। और सिक्किम के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है गंगा प्रसाद, गंगा प्रसाद यहाँ के राज्यपाल हैं। प्रेम सिंह तवांग मुख्यमंत्री हैं और सिक्किम की जो राजधानी है उसका नाम है गंगटोक। और सिक्किम से संबंधित 2 महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है जो पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। 35वां संविधान संशोधन ये 1974 में हुआ और इसके तहत सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया, एसोसिएट स्टेट बनाया गया। और 36वां संविधान संशोधन ये 1975 में हुआ और इसके तहत सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बना दिया गया, 22वें राज्य का दर्जा दिया गया। और कंचनजंगा जो चोटी है ये सिक्किम राज्य में है, ये भी याद रखना होगा। हेमंत बिस्वा शर्मा ये असम के मुख्यमंत्री हैं, असम के सीएम हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। और असम की राजधानी दिसपुर है और असम के जो राज्यपाल हैं वो हैं जगदीश मुखी, जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री हैं। तो असम के बारे में भी ये चीजें ध्यान में रखनी होंगी। तो उत्तराखंड के बारे में पूछा गया है, तो हालांकि वो ऑप्शन हम लिखना भूल गए हैं। तो उत्तराखंड की जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो है पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं और उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं वो है गुरमीत सिंह, गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ की जो राजधानी है उत्तराखंड की वो देहरादून है और गैरसैंण दूसरी राजधानी है। और इसे उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। तो ये चीजें, यहाँ पर फूलों की घाटी है उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जिसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, जो भारत का पहला नेशनल पार्क है। तो राजाजी नेशनल पार्क भी यहाँ पर है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। अगला क्वेश्चन है आपका कौन सी रचना या कौन सी कृति स्वामी दयानंद सरस्वती की है? तो इसमें पहला ऑप्शन है संवाद कौमुदी। ये राजा राम मोहन राय की रचना है, राजा राम मोहन राय, मोहन राय। राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने दी थी। और राजा राम मोहन राय के बारे में एक फैक्ट और याद रखना होगा कि इन्होंने एक पत्रिका और लिखी थी जिसका नाम था ब्राह्मणिकल मैगजीन, मैगजीन। इसके लेखक थे, संवाद कौमुदी के लेखक थे, मिरातुल अखबार के लेखक थे ये, मिरातुल अखबार, अखबार के संपादक थे ये। अखबार फारसी भाषा में छपता था अखबार। संवाद कौमुदी के लेखक थे, ब्राह्मणिकल मैगजीन के लेखक थे। ये भारत के भारतीय पुनर्जागरण का इन्हें जनक कहा जाता है। इन्हें लगभग 1 दर्जन भाषाओं का ज्ञान था और इन्हें भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत माना जाता है। और इन्होंने 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की। 1828 में इनके द्वारा कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। 1829 में इन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक से सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करवाया, सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया।
सती प्रथा को समाप्त किया गया, प्रतिबंधित किया गया। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा राजा राम मोहन राय के अथाह प्रयासों के कारण ऐसा संभव हो पाया। तो ये चीजें राजा राम मोहन राय के बारे में ध्यान रखना हो। सत्यार्थ प्रकाश, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंदी भाषा में लिखी गई ये पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश, और इसके लेखक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका मूल नाम पूछा जाता है, वास्तविक नाम इनका क्या था? तो मूल शंकर। इनका वास्तविक नाम मूल शंकर था। और इन्होंने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज। तो 1875 में मुंबई में इनके द्वारा आर्य समाज स्थापित किया गया। इनका वास्तविक नाम मूल शंकर था। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। अगला ऑप्शन है आपका सोम प्रकाश। ये समाचार पत्र था किसका? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये भी हमारे देश के एक महान समाज सुधारक थे, और इन्हीं के प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से इनका यह समाचार पत्र था सोम प्रकाश। और आपको याद होगा 1878 में लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से भारत में समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया कि वो देसी भाषा में समाचार पत्र नहीं प्रकाशित कर सकते। तो इस एक्ट के तहत प्रतिबंधित होने वाला भारत का पहला समाचार पत्र सोम प्रकाश, जिसके संपादक हमारे महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, जिनके प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में पारित हुआ था। अगला ऑप्शन है हिंद स्वराज। इसके लेखक हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। एक फैक्ट ये पूछा जाता है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। इसलिए हमारे देश में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और फिर गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस आए, और फिर 1917 में इन्होंने चंपारण के नील किसानों के समर्थन में एक किसान आंदोलन शुरू किया, और यह गांधी जी का भारत में पहला सफल किसान आंदोलन था। इस आंदोलन की सफलता को देखकर और महात्मा गांधी जी के महान कामों को देखकर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा गांधी अर्थात गांधी को महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया। और रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसे पहले भारतीय थे और पहले ऐसे एशियाई व्यक्ति थे जिन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल मिला, रविन्द्रनाथ टैगोर को। तो यह भी याद रखना होगा। तो महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी। तो हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। एक क्वेश्चन आपसे किसी एग्जाम में 26 तारीख वाले एग्जाम में शायद पूछा गया था कि हरिजन संघ की स्थापना किसने की? तो हरिजन संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी ने की थी दिल्ली में। तो हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा 1932 में की गई थी। महात्मा गांधी ने हमारे देश के दलित वर्ग को हरिजन कहा। हरि का मतलब होता है भगवान और जन का मतलब लोग, अर्थात ये भगवान के लोग हैं। तो ये चीजें ध्यान रखना होगा महात्मा गांधी के संबंध में। तो महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू किया। 1918 में महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन चलाया। 1918 में ही अहमदाबाद मिल सत्याग्रह चलाया था गांधी जी ने। और 1919 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ रॉलेट सत्याग्रह चलाया। और 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। और 1922 में चौरी चौरा कांड के कारण इसे वापस ले लिया गया। और 1930 में महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से। और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी गांव पहुंचते हैं और वहां पर समुद्र तट के किनारे नमक बनाते हैं, क्योंकि नमक बनाने का अधिकार भारतीयों को नहीं था। तो नमक कानून को तोड़ा गांधी जी ने, और यहीं से सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। और 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। और 30 जनवरी 1948 को हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी देश के लिए शहीद हो जाते हैं। इसीलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी कृति स्वामी दयानंद सरस्वती की है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की कृति है सत्यार्थ प्रकाश। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? अर्थात एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है
डिग्री फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट में एक मनुष्य के शरीर का तापमान इतना होना चाहिए, और डिग्री सेल्सियस में एक मनुष्य के शरीर का तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। केल्विन में एक मनुष्य के शरीर का तापमान, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 310 केल्विन होना चाहिए। तो आपके एग्जाम में केल्विन के बारे में पूछा गया था, क्योंकि सामान्यतः ये दोनों तो लोग याद कर लेते हैं, सबसे ज्यादा लोग 37 डिग्री सेल्सियस याद रखते हैं। तो तीनों याद रखना होगा, डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में और केल्विन में। ये एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य तापमान होना चाहिए। तो सभी आपका आंसर हो जाएगा। अब हमारे शरीर का, हमारा जो मनुष्य का शरीर होता है वो नियत तापी होता है। नियत तापी जंतु है मनुष्य, अर्थात इसका तापमान एक निश्चित रहना चाहिए। बहुत से जंतु ऐसे हैं इस दुनिया में जिनका तापमान ऋतुओं के अनुसार, मौसम के अनुसार बदलता रहता है, लेकिन मनुष्य का तापमान नहीं बदलना चाहिए। कोई भी ऋतु हो, शीत ऋतु हो या ग्रीष्म ऋतु हो, तापमान निश्चित बना रहना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उपापचय की क्रियाएं होती हैं। इन क्रियाओं के संपादन के लिए मनुष्य के शरीर का तापमान एक निश्चित होना चाहिए, क्योंकि एक निश्चित तापमान पर ही हमारे शरीर में जैव रासायनिक क्रियाएं संपादित हो सकती हैं। अगर तापमान घटेगा या बढ़ेगा तो जैव रासायनिक क्रियाएं नहीं संपादित हो पाएंगी, और इन्हीं जैव रासायनिक क्रियाओं को उपापचय की क्रियाएं कहते हैं। और जब हमारे शरीर में उपापचय की क्रियाएं नहीं हो पाएंगी तो शरीर मर जाएगा, डेड हो जाएगा। इसलिए एक निश्चित तापमान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लुई नगाई महोत्सव किस राज्य का फसल उत्सव है? तो पहला ऑप्शन है आपका मणिपुर। तो ये जो लुई नगाई महोत्सव ये मणिपुर का है। तो मणिपुर के लोग अपने राज्य में, ये नगाई से ये समझना है कि नागा समुदाय, ये नागा समुदाय के लोग मनाते हैं। तो हमारे देश का एक राज्य है नागालैंड। नागालैंड में सामान्यतः लगभग सभी नागा समुदाय के लोग ही रहते हैं, लेकिन नागा समुदाय के कुछ लोग मणिपुर में भी रहते हैं। तो मणिपुर में जो नागा समुदाय के लोग रहते हैं वो लुई नगाई महोत्सव मनाते हैं, अर्थात वो जो अपनी फसलों को बोते हैं, बीज बोते हैं खेतों में, तो उस दौरान वो एक त्योहार मनाते हैं जिसे लुई नगाई महोत्सव कहते हैं। नागा समुदाय के लोगों के द्वारा ये उनका एक फसल उत्सव है। जब वो फसल बोते हैं तब ये त्योहार मनाते हैं। और ये कहाँ पर मनाया जाता है? मणिपुर में। मणिपुर का एक और महत्वपूर्ण त्योहार है जो बहुत पूछा जाता है, सिरुई लिली महोत्सव मणिपुर का है। और मणिपुर का एक महोत्सव और है संगाई महोत्सव, संगाई या संघाई महोत्सव। तो सिरुई लिली महोत्सव, संगाई महोत्सव, लुई नगाई महोत्सव, ये सभी मणिपुर के त्योहार हैं, इनको ध्यान में रखना है। मणिपुर में ही लोकटक झील है, ये भी बहुत पूछा जाता है। लोकटक झील पूर्वोत्तर की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, लोकटक झील जो मणिपुर में है। और इसी झील में तैरता हुआ नेशनल पार्क है। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क भारत में है। भारत में कहां पर है? मणिपुर में। मणिपुर में कहां पर है? लोकटक झील में तैर रहा है नेशनल पार्क। और यहीं पर संगाई हिरण पाए जाते हैं। संगाई हिरण को मणिपुर की सरकार ने अपना राजकीय पशु घोषित कर रखा है। तो ये चीज भी ध्यान रखनी होगी लोकटक झील के बारे में भी। और कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। और ये कहां पर है? मणिपुर में है। त्रिपुरा के संबंध में कई फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एक खारची पूजा पूछा जा चुका है, खारची पूजा ये त्रिपुरा का है। एक फैक्ट और पूछा जा चुका है कोकबरोक भाषा के संबंध में। कोकबरोक भाषा कहाँ की आधिकारिक भाषा है, मूल भाषा है? कोकबरोक भाषा त्रिपुरा की मूल भाषा है। खारची पूजा भी पूछा जा चुका है, कोकबरोक भाषा भी पूछी जा चुकी है। और 19 जनवरी को, प्रतिवर्ष 19 जनवरी को कोकबरोक भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में और पूछा जा चुका है त्रिपुरा से कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है वो है त्रिपुरा। और यहाँ के मुख्यमंत्री हाल ही में बने हैं मानिक शाह। तो ये भी याद रखना है, मानिक शाह यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। अगला ऑप्शन है नागालैंड। नागालैंड से भी एक फैक्ट बहुत पूछा जा रहा है आपके जीडी के एग्जाम में और एसएससी के सामान्यता एग्जाम में पूछा जाता है, हार्नबिल फेस्टिवल। तो नागालैंड का एक महत्वपूर्ण त्योहार है हार्नबिल महोत्सव। तो ये नागालैंड का है, ये भी याद रखना है। और यहाँ पर नागा समुदाय के लोग बहुसंख्यक आबादी में पाए जाते हैं। और नेफ्यू रियो यहाँ के सीएम है। नेफ्यू रियो नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं। और नागालैंड के संबंध में एक फैक्ट और बहुत पूछा जा रहा है जो करंट से संबंधित है कि भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा
अर्थात नागालैंड की जो विधानसभा है वो जो भी अपने उनके क्रियाकलाप होंगे, जो उनकी कार्यवाहियां होंगी वो पेपर में नहीं होंगी, वो लैपटॉप कंप्यूटर के माध्यम से संपादित की जाएंगी। पेपरलेस विधानसभा हो गई नागालैंड की विधानसभा। और अगला ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और वर्तमान में यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो है मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा यहाँ के उपराज्यपाल हैं, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। और यहाँ की राजधानी क्या है जम्मू कश्मीर की? जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू है, कश्मीर भी श्रीनगर। तो यहाँ की दो राजधानियां जम्मू और श्रीनगर। तो ये चीज ध्यान रखना होगा, जम्मू और श्रीनगर। और एक पुस्तक है राज तरंगिणी। राज तरंगिणी, राज तरंगिणी के लेखक है कल्हड़। राज तरंगिणी के लेखक है कल्हड़। राज तरंगिणी संस्कृत में लिखी हुई पुस्तक है, इसको कल्हड़ ने लिखा है। इसमें कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ, कश्मीर के बारे में ऐतिहासिक जानकारी मिल जाती है राज तरंगिणी नामक पुस्तक से। और एक करंट का फैक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट यहां से कि उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र, उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र जम्मू कश्मीर में स्थापित किया गया है। इसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र, जम्मू कश्मीर में स्थापित किया गया है। यह चीज भी ध्यान रखना होगा। जम्मू कश्मीर में जो डल झील है, यहां पर एसबीआई ने अपना तैरता हुआ एटीएम स्थापित किया था। जम्मू कश्मीर में ही वुलर झील है, वुलर झील जम्मू कश्मीर में है, जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलर झील। यहाँ पर डल झील भी है, शेषनाग झील भी है, वेरीनाग झील भी है जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर का एक फैक्ट और पूछा गया आपके पेपर में, लेवेंडर फेस्टिवल आगे मिलेगा, अभी पढ़ेंगे उसे। लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। ये लेवेंडर क्या है? लेवेंडर फेस्टिवल मनाया जाता है। लेवेंडर का एक पौधा होता है जिसके माध्यम से लेवेंडर के पौधे से इत्र निकाला जाता है, अर्थात सेंट निकाला जाता है। तो लेवेंडर को बढ़ावा देने के लिए लेवेंडर फेस्टिवल यहाँ पर मनाया गया जम्मू कश्मीर में पहली बार, और अब लगातार इस फेस्टिवल को मनाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में। तो ये चीज ध्यान रखनी होगी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मणिपुर। अगला क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद उपाधियों की अंत से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है आर्टिकल 17। इसमें अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख किया गया है। अस्पृश्यता, अस्पृश्यता के अंत का अर्थ छुआछूत, अस्पृश्यता का अंत, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो छुआछूत का अंत किया गया है क्योंकि ये जो छुआछूत की विचारधारा है ये समाज में भेदभाव पैदा करती है, एक वर्ग विशेष को टारगेट किया जाता है इस विचारधारा के माध्यम से। तो हमारे महान संविधान निर्माताओं ने छुआछूत का अंत किया संविधान के माध्यम से, और फिर संसद ने छुआछूत का अंत करने के लिए इसी आर्टिकल को आधार बनाकर 1955 में एक कानून बनाया। तो 1955 में एक कानून बनाया और 1976 में इसका नाम बदल दिया गया इस कानून का, और इसे नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कहा जाता है, जिसके माध्यम से अगर कोई भी व्यक्ति हमारे देश में, हमारे समाज में छुआछूत के व्यवहार को संचालित करता है तो उसे दंड मिलेगा। ये दंडनीय अपराध भी घोषित किया जा चुका है संसद के द्वारा। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने छुआछूत का अंत किया है आर्टिकल 17 के माध्यम से। अगला ऑप्शन है 15। इसमें भेदभाव को समाप्त किया गया। इसमें यह कहा गया है कि धर्म, मूल वंश, धर्म, मूल वंश, लिंग, धर्म, मूल वंश, लिंग, क्षेत्र, इन आधारों पर, धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति, इन आधारों पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात भेदभाव की मनाही की गई है आर्टिकल 15 के माध्यम से। आर्टिकल 17 में यह बताया गया है कि जो सरकारी नौकरियां होंगी, लोक नियोजन, सरकारी नौकरियों में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता उपलब्ध कराएगी आर्टिकल 17 में। अर्थात जो सरकारी नौकरी होंगी उसमें सभी वर्गों को, सभी को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर मिलेंगे। हालांकि जो रिजर्वेशन मिलता है वो समता के अधिकार के तहत मिलता है। समता, समता का मतलब है कि दुर्बल वर्ग के पक्ष में भेदभाव किया जा सकता है। तो आर्टिकल 16 में बताया गया है कि जो भी सरकारी नौकरियां होंगी उनमें सभी को समान अवसर मिलेंगे। आर्टिकल 15 में बताया गया है कि धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, भाषा, क्षेत्र, इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 17 में छुआछूत का अंत किया गया है और आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। उपाधियों का अंत, उपाधियां, टाइटल्स, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स,
इसका मतलब है कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान या प्राचीन भारत में, मध्य भारत में जो शाही परिवार से लोग होते थे, राज परिवार से लोग होते थे, उनको उपाधियां दी जाती थी। तो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान बहुत सी उपाधियां, जैसे किसी को लॉर्ड की उपाधि, किसी को ड्यूक की उपाधि, या तो शाही परिवार से होता था तो उन्हें उपाधि मिल जाती थी, या किसी उच्च पद पर है तो उपाधि मिल जाती थी, या ब्रिटिश सरकार के लोग किसी भारत के व्यक्ति को ही उपाधि दे देते थे अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए, ताकि वो उनके हित के लिए काम कर सकें। तो लॉर्ड की उपाधि, ड्यूक की उपाधि, सर की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि, कैसर ए हिंद की उपाधि, महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने कैसर ए हिंद की उपाधि दी, रविन्द्रनाथ टैगोर को सर या नाइटहुड की उपाधि दी, तो लॉर्ड की, ड्यूक की, तो ये उपाधियां ब्रिटिश शासनकाल के दौरान दी जाती थी और ये समाज में भेदभाव पैदा करती हैं। और हमारा संविधान समाज में भेदभाव नहीं स्थापित करना चाहता था, वो समाज में समानता लाना चाहता था। समाज में सभी व्यक्ति समान है, उनकी केवल एक ही जाति है, मानव। और उनके लिए सबसे बड़ा अगर कोई ग्रंथ है, उनके लिए सबसे महान ग्रंथ है हमारे देश के प्रत्येक नागरिक के लिए, किसी भी धर्म विशेष का ग्रंथ महान नहीं, हमारे लिए, हमारे देश के नागरिकों के लिए सबसे महान ग्रंथ है हमारा संविधान। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 10 के माध्यम से उपाधियों का अंत किया ताकि समाज में समानता स्थापित हो सके, क्योंकि जिसको कोई उपाधि मिल जाती थी उसका समाज में स्टेटस बढ़ जाता था और इससे भेदभाव पैदा होता है। ठीक है, तो लेकिन 2 क्षेत्रों में उपाधियां दी जा सकती हैं हमारे देश में। संविधान ने 2 क्षेत्रों में छूट प्रदान की है, एक शिक्षा और एक सेना। शिक्षा और सेना के क्षेत्र में उपाधियां दी जा सकती हैं, अर्थात उपाधियों का प्रयोग किसी व्यक्ति के नाम के पहले किया जाता है, जैसे लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड मैकाले। ठीक है, ऐसे ही शिक्षा के क्षेत्र में उपाधि दी जा सकती है। अगर कोई एमबीबीएस की पढ़ाई करता है तो उसके नाम के पहले डॉक्टर लग जाता है। अगर कोई पीएचडी कंप्लीट कर लेता है तो उसके नाम के पहले डॉक्टर लग जाता है। तो ये डॉक्टर क्या है? उपाधि है, उसके नाम के पहले प्रयोग होगी। सेना के क्षेत्र में भी उपाधियां दी जाती हैं। ब्रिगेडियर नाम के साथ ब्रिगेडियर, मेजर, ये उपाधियों के रूप में प्रयोग होते हैं। ये उनके पद का नाम उपाधि के तौर पर प्रयोग भी किया जाता है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 18। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में अपशिष्ट पदार्थ का प्रबंधन कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस, ऊर्जा घर, कोशिका का पावर हाउस, ये कोशिका का पावर हाउस है, ऊर्जा घर है माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? क्योंकि जो भी भोजन ग्रहण किया जाता है, भोजन में बड़े पैमाने पर कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट ये ग्लूकोज का जटिल रूप है, शर्करा का जटिल रूप है। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, हमारा जो पाचन तंत्र है ये कार्बोहाइड्रेट को पचाता है और पचा हुआ कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। और यही ग्लूकोज छोटी आंत की एक रचना है जिसे विलाई या रसांकुर कहते हैं। विलाई या रसांकुर के द्वारा पचा हुआ भोजन रक्त में मिला दिया जाता है और रक्त के माध्यम से ये पचा हुआ भोजन अर्थात ग्लूकोज या अन्य पोषक तत्व, विटामिन, ये पचे हुए भोजन के रूप में रक्त में मिला दिए जाते हैं और रक्त के माध्यम से ये शरीर की सभी कोशिकाओं तक ये भोज्य पदार्थ पहुंचाया जाता है। जब यही पचा हुआ कार्बोहाइड्रेट, जिसे ग्लूकोज कहते हैं, ये रक्त के माध्यम से कोशिका, प्रत्येक कोशिका, हमारा शरीर करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना है, क्योंकि हमारे शरीर की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कोशिका है। जीवन का आधार ही कोशिका है। तो प्रत्येक जीव की शुरुआत एक ही कोशिका से होती है और लगातार कोशिका विभाजन से करोड़ों कोशिकाएं बनती हैं। तो सभी जीव जंतुओं का शरीर कोशिकाओं से बना है। हालांकि कुछ जीव जंतु एक कोश की होते हैं, उनका शरीर एक ही कोशिका से बना होता है, और बहुत से जीव जंतु अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं। तो जब ग्लूकोज कोशिका में पहुंचता है तो कोशिका में बहुत से कोशिकांग पाए जाते हैं। उनमें से एक कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जिससे एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। और किसी भी व्यक्ति को काम करने के लिए या किसी भी मशीन को काम करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। ऐसे ही जीव जंतुओं को काम करने के लिए भी ऊर्जा की जरूरत होती है। उन्हें अपना शरीर को संचालित करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, और ये ऊर्जा उन्हें ग्लूकोज से मिलती है। और ग्लूकोज से ऊर्जा किस रूप में मिलती है? एटीपी के रूप में मिलती है। और ये ऊर्जा अर्थात ग्लूकोज को एटीपी के रूप में कौन कन्वर्ट करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। प्रत्येक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है और ये ऊर्जा का उत्पादन कर रहा होता है उस कोशिका के अंदर। इसलिए पूरे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है और काम करने की क्षमता तभी आएगी जब शरीर में ऊर्जा होगी। अगला कोशिकांग है लाइसोसोम। इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। आत्महत्या की थैली, ये थैली नुमा संरचना होती है और इस थैली नुमा संरचना में हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरा होता है। और जो भी भोज्य पदार्थ या कोई भी पदार्थ जब हमारे कोशिका के अंदर एंटर करता है, क्योंकि कोशिका एक झिल्ली से घिरी होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। और
जब इस झिल्ली के अंदर कोई पदार्थ अंदर एंटर करता है, प्रोटोप्लाज्म पहुंचता है, कोशिका द्रव में पहुंचता है, तो एक कोशिकांग होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम थैलीनुमा संरचना होती है, इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरा होता है, और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो भी पदार्थ कोशिका में अंदर जाता है उसमें ये थैली से हाइड्रोलिटिक एंजाइम स्रावित होता है और उस पदार्थ का पाचन करता है। अर्थात हमारे कोशिका में भी पाचन होता है, जिसे अंतःकोश की पाचन कहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कोशिका में जब अंतःकोश की पाचन होता है, कोशिका क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है, वो फंक्शन कर रही होती है कोशिका, तो उसमें बहुत से अपशिष्ट पदार्थ भी बनते हैं, क्योंकि कोशिका में पाचन भी हो रहा है, अंतःकोश की पाचन लाइसोसोम कर रहा है। तो अंतःकोश की पाचन होता है तो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, और इन अपशिष्ट पदार्थों को पचा के खत्म करने का काम कौन करता है? इन अपशिष्ट पदार्थों को पचा देता है लाइसोसोम, और इन्हें कोशिका से बाहर कर देता है। ये काम भी लाइसोसोम का है। कई बार क्या होता है, कोशिका के अंदर रोगाणु चले जाते हैं, रोगाणु रोग के अणु, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इनको भी मारने का काम लाइसोसोम करता है। अर्थात ये जो थैलीनुमा रचना है इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम उन रोगाणुओं पर स्रावित होने लगता है। लेकिन कई बार क्या होता है, रोगाणुओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है, तो ये थैलीनुमा संरचना फट जाती है और पूरा का पूरा हाइड्रोलिटिक एंजाइम बाहर निकल आता है। सभी रोगाणु मर जाते हैं, प्लस वो कोशिका भी मर जाती है, आसपास की कोशिकाएं भी मर जाती हैं, और वही मरी हुई कोशिकाएं पस के रूप में बाहर निकलती हैं। तो और फिर नई कोशिकाएं वहां पर जनरेट हो जाती हैं। तो ये अपनी कोशिकाओं की रक्षा के लिए ये थैली भी फट जाती है, इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली या कोशिका का एटम बम भी कहते हैं। राइबोसोम, इसे कोशिका का प्रोटीन घर कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री, कोशिका के प्रोटीन की फैक्ट्री। तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाओं को संपादित करने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है, हार्मोन्स की आवश्यकता होती है, ये एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं, तथा शरीर को बनाने के लिए बहुत से प्रोटीन की आवश्यकता होती है, और शरीर में विशेष प्रकार के प्रोटीन बनाने का काम राइबोसोम करता है, इसीलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। केंद्रक, पूरी कोशिका को नियंत्रित करने का काम किसका है? कोशिका का नियंत्रक है ये, नियंत्रित, पूरी कोशिका को नियंत्रित करने का काम किसका है? केंद्रक। केंद्रक में ही आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं, तो ये चीज ध्यान रखना होगा। इसमें अपशिष्ट पदार्थ के बारे में पूछा गया तो आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कैग से संबंधित अनुच्छेद है। कैग पहला आर्टिकल है आर्टिकल 143। तो आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कानूनी सलाह ले सकते हैं, कानूनी सलाह। तो राष्ट्रपति को अगर किसी राष्ट्रीय हित में कोई ऐसा मुद्दा है जो राष्ट्रीय हित से संबंधित है, उस संबंध में कोई सलाह लेनी है, राष्ट्रपति को कानूनी सलाह लेनी है, तो सुप्रीम कोर्ट से कानूनी सलाह ले सकते हैं राष्ट्रपति। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर ये सलाह दी जाएगी, अगर राष्ट्रपति ने सलाह मांगी है, तो राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए भी बाध्य नहीं है। आर्टिकल 148, इसमें कैग का उल्लेख है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है कैग। आर्टिकल 129, इसमें यह बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, अभिलेख न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी निर्णय दिए जाते हैं वो रिकॉर्ड के रूप में हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट में भेजे जाते हैं, ताकि उस प्रकार का अगर कोई केस हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट में पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए उस मामले को आधार बनाया जाए। आर्टिकल 123, इसमें राष्ट्रपति के अध्यादेश का उल्लेख है, राष्ट्रपति का अध्यादेश। तो राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं इसका उल्लेख आर्टिकल 123 में है। तो कैग के बारे में आर्टिकल 148। अगला क्वेश्चन है, द वॉल के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो द ग्रेट वॉल के नाम से राहुल द्रविड़ को जाना जाता है, द ग्रेट वॉल, राहुल द्रविड़। पीटी उषा, इनको उड़न परी के नाम से जाना जाता है, उड़न परी, ये धावक है, उड़न परी। इन्हें पयोली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, पयोली एक्सप्रेस, पीटी उषा। और ये राज्यसभा की सांसद भी बन चुकी हैं, और जो भारतीय ओलंपिक समिति है इसकी अध्यक्ष भी बन गई हैं पीटी उषा। केरल से हैं ये। हिमा दास, इन्हें ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, ढींग एक्सप्रेस, ये भी धावक है, ढींग एक्सप्रेस। तो हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। मिल्खा सिंह, ये भी धावक हैं, इन्हें
फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है, फ्लाइंग सिख। इनकी मृत्यु हो चुकी है 2022 में, मिल्खा सिंह, फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। तो राहुल द्रविड़ आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आईटी एक्ट कब आया? तो 2005 में आरटीआई एक्ट आया, आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आया। 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया। हालांकि लागू हुआ 2010 से, ये भी पूछा जाता है पेपर में। 1958 में अफस्पा आया, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, अर्थात हमारे देश के ऐसे क्षेत्र जो आतंकवाद और अलगाववाद से ग्रसित हैं, उन क्षेत्रों में अफस्पा लागू कर दिया जाता है, अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है और वहां पर सैन्य बलों को विशेष अधिकार मिल जाते हैं, जिससे वहां के लोगों के मूल अधिकारों का हनन होता है। तो वो लोग मूल अधिकारों की रक्षा के लिए अर्थात आर्टिकल 32 और 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो देश की आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा है। अपनी देश की आंतरिक सुरक्षा के संबंध में मूल अधिकारों का नाम मात्र का हनन हो सकता है। तो ये अफस्पा है। तो जिस क्षेत्र में अफस्पा लगता है उस क्षेत्र में जो पुलिस होती है, राज्य की पुलिस होती है, उसके अधिकार सीमित हो जाते हैं और सेना को विशेष अधिकार मिल जाता है, सैन्य बलों को विशेष अधिकार मिल जाता है। 1967 में गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम पारित हुआ, गैर कानूनी गतिविधि, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, अधिनियम 1967। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, ये 1967 में पारित हुआ। इसके तहत हमारे देश में जो गैर कानूनी गतिविधियां होती हैं उनको रोका जाता है। आतंकी गतिविधियां, अलगाववादी गतिविधियां इसी के तहत रोकी जाती हैं। तो इसमें आईटी एक्ट के बारे में पूछा गया है, हालांकि इसका ऑप्शन हम लिखना भूल गए तो इसे समझ लेते हैं। आईटी एक्ट 2000 में आया था, सन 2000 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया और इसके माध्यम से अर्थात कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रयोग करके जो भी विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप किए जाते हैं, एक प्रकार से जो साइबर क्राइम होते हैं, साइबर क्राइम को रोकने के लिए आईटी एक्ट आया। अर्थात विभिन्न जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इनके जरिए जो अनैतिक काम ना हो सके, गैर कानूनी काम ना हो सके, इंटरनेट और मोबाइल का प्रयोग करके अनैतिक और इलीगल कामों को रोकने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सन 2000 में आया। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो इसको समझ लेते हैं। पहला ऑप्शन है अर्थव्यवस्था को गतिमान तथा आत्मनिर्भर बनाना है। यह तीसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था, तीसरी पंचवर्षीय योजना। और ये कब से कब तक चली? ये 1961 से 66 तक चली, तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया अर्थव्यवस्था को गतिमान तथा आत्मनिर्भर बनाना है। कृषि और उद्योग दोनों को ध्यान में रखा गया इसमें। चौथी पंचवर्षीय योजना ये 1969 से 1974 तक चली और इसमें स्थिरता के साथ विकास, कि हमें स्थिरता लानी है और विकास भी करना है और अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना है। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना से आत्मनिर्भरता पर ध्यान दिया जाने लगा हमारे देश में, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर हो सके। तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य है, ये पेट में भी पूछा जा चुका है। पांचवी पंचवर्षीय योजना ये 1974 से 1978 तक चली और इसका लक्ष्य रखा गया गरीबी उन्मूलन, गरीबी को समाप्त करना तथा रोजगार को बढ़ावा देना। ये नाम तो इसका पंचवर्षीय योजना है, लेकिन ये 4 साल में ही समाप्त हो गई, क्योंकि 1977 में हमारे देश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार जनता पार्टी की सरकार बनी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। उन्होंने कहा हम 5 साल के लिए योजनाएं नहीं लागू करेंगे, हम वार्षिक योजनाएं लाएंगे। तो इसीलिए 1978 से 80 इसे रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है और फिर 1980 से 85 ये 6वीं पंचवर्षीय योजना और 1985 से 90 ये 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य निर्धारित किया गया था सामाजिक न्याय के माध्यम से आर्थिक विकास करना और ये 1985 से 1990 तक चली। फिर इसके बाद 2 साल का गैप आता है, क्योंकि 1991 में आर्थिक संकट आ गया हमारे देश में। तो 1991 और 1992 अर्थात गैप आ गया, 90 और 90 से 92 के बीच गैप आ गया और फिर 92 में पंचवर्षीय योजना शुरू होती है, 8वीं 92 से 97। तो ये चीज भी ध्यान में रखना होगा, आपसे पूछा जा चुका है।
तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का ये लक्ष्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, भारत में लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो क्वेश्चन ये पूछा गया था, भारत में पहली बार लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? जम्मू कश्मीर में। हर बार यही लेवेंडर फेस्टिवल मनाया जा रहा है। लेवेंडर की खेती को बढ़ावा देने के लिए। लेवेंडर से इत्र प्राप्त होता है, सेंट प्राप्त होता है, जिससे परफ्यूम बनता है। तो जम्मू कश्मीर लेवेंडर फेस्टिवल। असम, तो यहाँ का बिहू, बिहू बहुत पूछा जा रहा है, बिहू असम से संबंधित है। और यहाँ पर कामाख्या मंदिर है। यहाँ पर अंबुबाची का मेला लगता है, ये भी पूछा जा चुका है आपके पेपर में, अंबुबाची का मेला। असम में कामाख्या मंदिर है, यहाँ पर अंबुबाची का मेला लगता है। बिहू असम से संबंधित है, बिहू यहाँ का त्योहार है असम का, ये चीज ध्यान रखना है। और यहाँ पर माजुली द्वीप है, माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। असम का शोक किस नदी को कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। 2021 वाले में क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रह्मपुत्र को असम का शोक कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 नेशनल वाटरवे 2 किस नदी में है? ब्रह्मपुत्र नदी में। किस राज्य में? असम में है। कहां से कहां तक है? सादिया से धुबरी तक है। कितनी लंबाई है? 891 किलोमीटर लंबाई है इसकी। काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है? असम में है। और दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क कहां पर है? असम में। मानस नेशनल पार्क ये भी असम में है। तो असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा है। जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हैं। राजधानी दिसपुर है, जिसे ध्यान रखने होंगे असम से संबंधित। और बिहार की राजधानी पटना है, जो गंगा और सोन नदी और गंगा नदी के संगम पर है पटना। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने हैं। नीतीश कुमार 8वीं बार असम के मुख्यमंत्री बने हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान यहाँ के राज्यपाल हैं। और भारत का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ बनाया गया है? तो बिहार में बनाया गया है भारत का सबसे बड़ा रबर डैम। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बिहार में है, तो ये चीज ध्यान रखनी होगी। और लद्दाख, और यहाँ का असम का छठ पूजा, ये बहुत पूछा जाता है, छठ पूजा असम का है। और स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल, ये कहां का है? लद्दाख का स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल। लोसर फेस्टिवल लद्दाख का है। और यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? राधा कृष्ण माथुर यहाँ के उपराज्यपाल हैं लद्दाख के। भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का हो जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दोबारा लिख गया। अगला क्वेश्चन है, गरबा किस राज्य का नृत्य है? तो गरबा गुजरात का है, गरबा नृत्य। और गुजरात के हाल ही में मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री बने हैं भूपेंद्र पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। सेमीकंडक्टर नीति को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात। सेमीकंडक्टर नीति को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात। दुनिया का पहला प्लांट नैनो यूरिया का, दुनिया का पहला प्लांट गुजरात में स्थापित हुआ। और कहां पर? कलोल में। तो ये भी याद रखना है गुजरात के संबंध में। और अगला ऑप्शन है आपका राजस्थान। तो गरबा, डांडिया रास, ये गुजरात के हैं। राजस्थान के संबंध में भी एक दो नृत्य आपसे पूछे जा चुके हैं आपके पेपर में। घूमर पूछा जा चुका है, घूमर। कालबेलिया पूछा जा चुका है, कालबेलिया। घूमर और कालबेलिया ये राजस्थान के हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल हैं। और राजस्थान की एक योजना सीजीएल में पूछी जा चुकी है हाल ही में, जो दिसंबर 2022 में सीजीएल के पेपर हुए। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। तो पंजाब, भांगड़ा, ये जो भांगड़ा नृत्य है ये पंजाब का है। भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं।
बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं, और पंजाब ने एक योजना शुरू की है जो पेपर में पूछी जा चुकी है, एक विधायक एक पेंशन योजना। एक पेंशन योजना अर्थात कोई व्यक्ति विधायक का अगर एक बार चुनाव जीतता है, एक बार विधायक बन जाता है तो उसकी पेंशन मिलती है, 2 बार बन गया तो दोहरी पेंशन, 3 बार मिल गया तो तिहरी पेंशन। यहाँ पर अपने देश में ये जो विधायक और सांसद होते हैं, ये जितनी बार विधायक और सांसद बनेंगे उन्हें हर बार की पेंशन मिलती है। तो पंजाब सरकार ने ये नियम बनाया है कि एक बार कोई व्यक्ति अपने जीवन में कितनी भी बार विधायक क्यों ना बन जाए, उसे पेंशन एक ही बार की मिलेगी, हर बार के कार्यकाल की पेंशन नहीं मिलेगी। यहाँ पर सरकारी नौकरियों की पेंशन खत्म की जा रही है, लेकिन विधायकों और सांसदों की पेंशन का सिस्टम देखिए आप, कि एक बार विधायक तो एक बार की पेंशन, 2 बार तो दोहरी पेंशन, 9 बार तो 9 बार की पेंशन मिलेगी, ऐसा सिस्टम है। लेकिन पंजाब सरकार ने एक अच्छी पहल शुरू की है। मध्य प्रदेश सरकार, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। यहाँ के राज्यपाल कौन है? मंगू भाई यहाँ के राज्यपाल हैं। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। भोपाल यहाँ की राजधानी है मध्य प्रदेश की, और यहाँ का मटकी नृत्य बहुत प्रसिद्ध है, तो ये याद रखना है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का उल्लेख। तो इसका मतलब क्या है? अर्थात सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई सजा को भी राष्ट्रपति माफ कर सकता है। राष्ट्रपति को यह पावर कहां से मिला? संविधान से मिला। संविधान में कौन सा आर्टिकल ये पावर राष्ट्रपति को देता है? तो आर्टिकल 72। तो आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है, तो ये चीज ध्यान रखना है। आर्टिकल 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। तो अगर किसी न्यायालय ने किसी व्यक्ति को कोई सजा सुनाई है तो राज्यपाल उस सजा को माफ कर सकता है, लेकिन मृत्युदंड को नहीं माफ कर सकता। मृत्युदंड की प्रकृति को बदल सकता है। अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा दी गई तो राज्यपाल उसे आजीवन कारावास या 20 वर्ष के कारावास में तब्दील करने का प्रयास करेगा, लेकिन उसे माफ नहीं कर सकता है, निर्दोष साबित नहीं कर सकता है। लेकिन राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा को भी माफ कर सकता है, तो ये चीज ध्यान रखनी होगी। आर्टिकल 60 इसमें राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है। ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताया गया है आर्टिकल 60 में। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख है। राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया अपनाई गई है, ये अमेरिका के संविधान से अपनाई गई। इसका उल्लेख आर्टिकल 61 में है, और यह प्रक्रिया राष्ट्रपति पर तभी चलाई जा सकती है जब राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया हो। अर्थात हमारे देश का जो सर्वोच्च संवैधानिक पद है वो राष्ट्रपति का पद है, और राष्ट्रपति जी भी संविधान की शपथ लेते हैं। उन्हें भी संविधान के अधीन रहकर, नियमों और कानूनों के अधीन रहकर काम करना होता है। अगर राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन कर दिया तो राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। यह संसद के किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन से। और जब यह प्रक्रिया संपादित हो जाती है संसद के दोनों सदनों में, तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होता है, राष्ट्रपति का पद रिक्त मान लिया जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना होगा। तो क्षमादान की शक्ति 72। कथकली नृत्य किस राज्य का है? तो पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, तो भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का है, भरत मुनि इससे संबंधित है। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। उड़ीसा ओडिसी उड़ीसा का है। केरल का कथकली मोहिनी आट्टम ये केरल का है। तो ये शास्त्रीय नृत्य हैं, इनको याद रखना है। तो आपसे ये भी पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में कि संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में कितनी शास्त्रीय नृत्य हैं या कितनी शास्त्रीय भाषाएं, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो कथकली और मोहिनीअट्टम ये केरल के हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भूपेंद्र पटेल से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री कौन थे? तो नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री तो रह चुके हैं, लेकिन ये जस्ट भूपेंद्र पटेल के पहले नहीं थे, इस समय ये प्रधानमंत्री थे और वर्तमान में भी हैं। आनंदीबेन पटेल ये भी नहीं
मुख्यमंत्री तो रह चुकी हैं ये भी गुजरात की, लेकिन भूपेंद्र पटेल से पहले नहीं थी। आचार्य देवव्रत ये राज्यपाल हैं वर्तमान में गुजरात के। मंगूभाई पटेल ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं, मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं वर्तमान में। आचार्य देवव्रत वर्तमान में गुजरात के राज्यपाल हैं। और इसमें जो सही आंसर है वो ऑप्शन हमने बाय मिस्टेक नहीं लिखा, वो होंगे विजय रूपानी। विजय रूपानी। तो विजय रूपानी ने अर्थात विजय रूपानी के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल बने। और हाल ही में गुजरात में विधानसभा का चुनाव हुआ है। 182 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर 156 सीटें बीजेपी को मिली हैं। बीजेपी को बहुमत मिला, बीजेपी की सरकार बनी है और भूपेंद्र पटेल को पुनः गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो वर्तमान में भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। इसके पहले वाले कार्यकाल में भी भूपेंद्र पटेल ही मुख्यमंत्री थे। इनके भूपेंद्र पटेल के पहले विजय रूपानी थे। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध नीति को छोड़ दिया? कलिंग युद्ध हुआ 261 ईसा पूर्व और कलिंग का मतलब है उड़ीसा। कलिंग उड़ीसा को कहा गया। तो उड़ीसा के शासक से मौर्य सम्राट अशोक का युद्ध हुआ और इसमें बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ। इस नरसंहार से बताया जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि दुखी होकर अशोक ने युद्ध नीति को त्याग दिया। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा अशोक, यही आपका आंसर है। और ये चंद्रगुप्त मौर्य कौन है? ये मौर्य साम्राज्य के संस्थापक हैं। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक बिंदुसार। तो ये बिंदुसार कौन है? ये चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार है। अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का और उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र और उत्तराधिकारी बिंदुसार है और बिंदुसार का पुत्र और उत्तराधिकारी अशोक है। और बृहद्रथ कौन है? ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अंतिम मौर्य शासक, अंतिम मौर्य शासक कौन है? बृहद्रथ, ये भी याद रखना है। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी ये फैक्ट पूछा जा चुका है और आपके एसएससी जीडी में हाल ही में जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें भी बृहद्रथ के बारे में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? तो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद का कार्यकाल नहीं होता है क्योंकि यह स्थायी सदन है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा तो स्थायी सदन है, विधान परिषद स्थायी सदन है, तो इनका कोई कार्यकाल नहीं होता है। ये जब से इनका गठन हुआ तब से लगातार काम करते रहते हैं, लेकिन जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसी प्रकार विधानसभा और लोकसभा, विधानसभा और लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। हालांकि इन्हें विधानसभा को राज्यपाल समय से पहले भी भंग कर सकता है मुख्यमंत्री की सलाह से, और लोकसभा को भी राष्ट्रपति भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह से, कार्यकाल से पहले भी। सामान्यतः इनका कार्यकाल 5-5 वर्ष का होता है। 25 वर्ष तो विधानसभा तथा लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। इसी प्रकार विधान परिषद और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। तो इसमें आपका यह आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो पहला ऑप्शन है बृहद्रथ, अंतिम मौर्य शासक। बिंबिसार, यह हर्यक वंश का संस्थापक था। हर्यक वंश का संस्थापक। तो मगध में सबसे पहले जिस वंश ने शासन किया उसे हर्यक वंश कहते। पुष्यमित्र शुंग, इसने मगध में शुंग वंश की स्थापना की। यह शुंग वंश का संस्थापक है। महापद्मनंद, इसने मगध में नंद वंश की स्थापना की। नंद वंश का संस्थापक है। चंद्रगुप्त मौर्य, इसने मगध में मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। तो चाणक्य के नेतृत्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। और इसमें मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य। यही आपका आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपसे बीसीसीआई के बारे में पूछा गया है। कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं बीसीसीआई के बारे में, तो इसे समझ लेते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म भी पूछा जा चुका है आपसे। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। दूसरा फैक्ट इसके बारे में, इसका गठन कब हुआ? तो 1928 में इसका गठन हुआ। तीसरा फैक्ट, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, तो ये भी पूछा जाता है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। स्थापना कब हुई इसकी? 1928 में। फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसके पहले अध्यक्ष ग्रांट गोवन इसके पहले अध्यक्ष थे। वर्तमान में इसके 36वें अध्यक्ष कौन है? तो रोजर बिन्नी। ये सारे फैक्ट पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम में। रोजर बिन्नी, तो रोजर बिन्नी के बारे में पूछा जा चुका है, पहले अध्यक्ष के बारे में पूछा जा चुका है, गठन कब हुआ ये भी पूछा जा चुका है, और इसके फुल फॉर्म के बारे में पूछा जा चुका है हाल ही में जो आपके एग्जाम हो रहे हैं, तो इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया एथिल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है? एथिल एल्कोहल, तो इसका रासायनिक सूत्र है C2H5OH। मेथिल एल्कोहल का क्या होता है? CH3OH। तो ये चीज भी याद रखनी, एथिल एल्कोहल का ये रासायनिक सूत्र है। और एल्कोहल किण्वन की प्रक्रिया से तैयार होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य शामिल किए? मौलिक कर्तव्यों से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके SSC DD के पेपर में, तो इसको समझ लेते हैं। ये जो मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य, ये प्रारंभ में संविधान में नहीं थे। इन्हें कब शामिल किया गया? 1976 में शामिल किया गया। किस संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया? 42वें संविधान संशोधन के तहत। और किस समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किया। 1976 में जब ये शामिल हुए तब कितने मूल कर्तव्य थे? 10। और वर्तमान में कितने हैं? 11वां मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 86वें। कब जोड़ा गया? 2002 में। मूल कर्तव्यों का प्रावधान कहां से लिया गया? सोवियत संघ के संविधान से। वर्तमान का रूस, यहां से लिए गए मूल कर्तव्य वाद योग्य है? ये वाद योग्य नहीं है, मूल कर्तव्य। तो 11 मूल कर्तव्य है। तो ये चीजें मूल कर्तव्य के बारे में याद रखना है। अगला फैक्ट यहां से ये ध्यान रखना है, मूल कर्तव्य किस भाग में है? संविधान के किस भाग में है? तो ये संविधान के भाग 4A में है। ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51A में है। तो मूल कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 51A भाग 4A सरदार स्वर्ण सिंह समिति 42वां संविधान संशोधन 76वां संविधान संशोधन कहां से लिए गए? तो मूल कर्तव्यों के संबंध में जो भी फैक्ट पूछे जा रहे हैं एग्जाम में वो सारे हमने बता दिए। भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सी जल संधि पाई जाती है? तो भारत का एक पड़ोसी देश है श्रीलंका, जो हिंद महासागर में स्थित है, भारत के दक्षिण में है। और एक जल संधि है जो पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है और भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो ये जल संधि है पाक जल संधि। जल माने जल, संधि माने जोड़ना। तो ये जल संधि किसे जोड़ती है? तो पाक की खाड़ी को जोड़ती है ये जल संधि मन्नार की खाड़ी से। मन्नार की खाड़ी क्या होता है? एक ऐसी जलराशि, एक ऐसा सागर जो 3 ओर से जमीन से घिरा हुआ है, वो खाड़ी कहलाता है, स्थलखंड से घिरा हुआ। तो पाक की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है पाक जल संधि। और ये किन भूभागों को अलग करती है? तो भारत को अलग करती है ये जल संधि श्रीलंका से। भारत को श्रीलंका से अलग करती है और पाक की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है पाक जल संधि। श्रीलंका के बारे में 1-2 फैक्ट देख लेते हैं। वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति, श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे। आर्थिक संकटों से जूझ रहा है श्रीलंका और यहाँ का हम्बनटोटा बंदरगाह चीन 99 साल के लिए लीज पर पट्टे पर ले चुका है। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है?
तो यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं दिनेश गुणवर्धने। दिनेश गुणवर्धने, दिनेश गुणवर्धन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। श्रीलंका की राजधानी कौन सी है? तो श्रीलंका की राजधानी, दो राजधानियां कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे। तो दो राजधानियां श्रीलंका की, और दोनों का नाम याद रखना है। भारत और श्रीलंका के मध्य एक नौसैन्य अभ्यास होता है स्लाइनेक्स। श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज, ये भारत और श्रीलंका के मध्य होने वाला नौसैन्य अभ्यास है, नौसेना का अभ्यास है। भारत और श्रीलंका के मध्य होने वाला सैन्य अभ्यास कौन सा? मित्र शक्ति। तो ये चीजें ध्यान रखना है श्रीलंका के संबंध में। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है? प्रच्छन्न का मतलब होता है छिपी हुई। तो ये छिपी हुई बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, ये कैसी बेरोजगारी है? अर्थात ऐसी बेरोजगारी जिसमें लोग काम करते हुए दिखते तो हैं, लेकिन उन्हें, अर्थात जैसे ये जो बेरोजगारी होती है सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। एग्जाम्पल से इसे समझेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग बड़े पैमाने पर कृषि का काम करते हैं, कृषि प्लस पशुपालन। तो ये ऐसे क्षेत्र हैं, कृषि और पशुपालन, ये आय अर्जित करने के ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें श्रम बल की बहुत जरूरत होती है। कृषि सबसे ज्यादा प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि कृषि में जब बुआई का और फसल की कटाई का समय आता है, तब घर के जितने लोग हैं, अर्थात जितने ज्यादा से ज्यादा लोग हों उतना ही उचित होता है, क्योंकि काम बहुत बढ़ जाता है। लेकिन जब फसल की बुआई और कटाई नहीं होता है, सामान्य अवधि चल रही होती है, तब वो घर के लोग बेरोजगार होते हैं। अगर किसी के पास 1 हेक्टेयर जमीन है, 1 हेक्टेयर जमीन है और घर के 3 लोग उस 1 हेक्टेयर जमीन में काम कर रहे हैं और घर के 2 सदस्य और उसमें जुड़ जाते हैं, तो वो भी वहीं पर लग जाएंगे, लेकिन उनका जो उत्पादन होगा, जो 3 लोगों का उत्पादन था, वही अब 5 लोगों का उत्पादन होगा उसी 1 हेक्टेयर से जमीन से। अर्थात ये जो 2 लोग हैं ये भी इसी में लग गए। क्यों? क्योंकि इन्हें आय का कोई, रोजगार का कोई दूसरा साधन नहीं मिला। ये छुपी हुई रोजगारी है। ये लगेंगे, 5 लोग की लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन यही काम इनका 3 लोग भी पहले कर रहे थे, अब 5 लग गए, वो लोग करने लगे। अर्थात 3 लोगों का काम 5 लोग कर रहे हैं, 2 लोग ऐसे ही लगे हुए हैं। अगर ये हटा दिए जाए तो भी उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यह प्रच्छन्न बेरोजगारी। ऐसे ही कृषि क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। मौसमी बेरोजगारी अर्थात फसल की बुआई और कटाई के समय लोगों को रोजगार मिल जाता है, फिर इसके बाद वो बेरोजगार हो जाते हैं। तो मौसमी बेरोजगारी भी कृषि क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रपति के सचिव कौन है? तो वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं। और किस नंबर की हैं? 15वें नंबर की हैं द्रौपदी मुर्मू। और जगदीप धनखड़ ये उपराष्ट्रपति हैं, किस नंबर के? 14 नंबर के। और वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं, इनके सचिव कौन है? राजेश वर्मा। राजेश वर्मा वर्तमान में राष्ट्रपति के सचिव हैं। और भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 52 है, ये कहता है भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अर्थात राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किस आर्टिकल में है? 52 में। 53 में क्या बताया गया है? कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 में क्या बताया गया है? 54 में बताया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन वोट डाल सकता है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। 55 में निर्वाचन की प्रक्रिया बताई गई है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो ये चीजें राष्ट्रपति के बारे में ध्यान में रखना होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जो लावनी है, लावनी ये बहुत पूछा जाता है। लावनी, तमाशा, ये महाराष्ट्र के हैं, ये महाराष्ट्र से संबंधित है। तो लावनी और तमाशा आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। और एक फैक्ट एग्जाम, एक महोत्सव महाराष्ट्र का आपके एग्जाम में और पूछा जा चुका है एसएससी जीडी में ही, जिसका नाम है काला घोड़ा महोत्सव। काला घोड़ा महोत्सव, काला घोड़ा महोत्सव भी महाराष्ट्र का महोत्सव है। और वर्तमान में यहाँ के सीएम कौन है? तो यहाँ के सीएम है एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और उप मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है? तो देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं।
और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुंबई यहाँ की राजधानी है। मुंबई किस द्वीप पर बसा है? सालसेट द्वीप पर बसा है। अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में। औरंगाबाद का नया नाम क्या रखा गया? संभाजीनगर। तो ये चीजें ध्यान रखनी होंगी। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी या वित्तीय राजधानी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन काल में भारत की कितने प्रतिशत आबादी कृषि में लगी हुई थी? तो देख लेते हैं। कोई भी अर्थव्यवस्था हो, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में आय के 3 स्रोत होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो किसी देश की कोई भी अर्थव्यवस्था हो उसमें आय के 3 स्रोत होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र में मुख्य रूप से कृषि को रखा गया है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि की प्रमुखता है, यहां पर उद्योगों की प्रमुखता है और इसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो जब अंग्रेजों का शासन था हमारे देश में, तो उनके समय में उन्होंने हमारे देश में कोई इंडस्ट्री नहीं स्थापित किए, कोई उद्योग नहीं स्थापित किए। दुनिया में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति 1748 में ब्रिटेन में आई। तो वो लोग क्या कर रहे थे? अपने देश में तो उद्योग स्थापित कर रहे थे, लेकिन हमारे देश में कोई उद्योग नहीं स्थापित हो रहे थे। क्यों? क्योंकि ये लोग हमारे देश से कच्चा माल ले जाते थे, अपने देश में फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्रियों में, उद्योगों में बनाते थे और उस बने बनाए सामान को हमारे देश में बेचते थे। अर्थात अंग्रेजों ने हमारे देश को कच्चा माल का स्रोत बना दिया और तैयार माल का बाजार बना दिया। अर्थात हमारे यहाँ से कच्चे माल के रूप में एक एग्जाम्पल देखें तो कपास जाता था और वहां से कपड़े बन के आते थे मशीनों से, वो हमारे देश में बेचे जाते थे। तो सस्ता कच्चा माल खरीदा जाता था और तैयार माल बहुत महंगा बेचा जाता था। अंग्रेजों के आने से पहले, अर्थात जब अंग्रेजों ने अपना राजनीतिक नियंत्रण नहीं स्थापित किया भारत में, तो भारत के लोगों की आय के स्रोत क्या थे इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमारे देश के लोगों की आय का एक ही, क्योंकि हमारे देश में औद्योगिक क्रांति आय नहीं थी, आय का एक ही स्रोत है कृषि। तो लोग कृषि करते थे और जो समय उनका बच जाता था तो हस्तशिल्प उद्योग घर घर थे, हाथ से लोग सामान बनाते थे, क्योंकि उस समय इंडस्ट्री नहीं थी दुनिया में, लोग हाथ से ही बने बनाए सामान बनाते थे। तो हमारे देश के लोग जो थे वो खेती करते थे और हस्तशिल्प के माध्यम से हैंडीक्राफ्ट बनाते थे। कुटीर उद्योग घर घर में लगे हुए थे, उनके माध्यम से लोग अपने हाथों से सामान बनाते थे, डेली यूज के सामान बनाते थे। और विदेशी कंपनियां आती थी, भारत के लोगों से ये सामान खरीद के ले जाती थी और भारत के लोगों को सोने और चांदी के सिक्के मिलते थे, क्योंकि उस समय प्राचीन काल में और मध्य काल में जो व्यापार होता था उसमें अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के रूप में सोने और चांदी के सिक्के प्रयोग होते थे। तो हमारे देश में सोने और चांदी का आगमन होता था और हमारे देश से हस्तशिल्प जाता था, कृषि उत्पाद जाता था। तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था संपन्न थी, हालांकि वो प्राथमिक क्षेत्र से ही आय अर्जित हो रही थी, लेकिन एक संपन्न कृषि थी। दुनिया की जो इकोनॉमी है उसका 25 दुनिया की जीडीपी में भारत की जीडीपी का योगदान 1700 ईस्वी तक 25% योगदान रहा। और इसके बाद क्या होता है, अंग्रेजों ने 1757 के प्लासी के युद्ध से 1764 बक्सर का युद्ध, बंगाल में नियंत्रण स्थापित कर लिया, फिर पूरे भारत में नियंत्रण स्थापित कर लेंगे और भारत में उद्योगों को नहीं पनपने देंगे और ये अपने यहाँ उद्योगों को बढ़ावा देंगे। वहां से मशीनों से बना बनाया सामान आएगा तो भारत में हस्तशिल्प, हाथ से बने बनाए सामान को लोग नहीं खरीदेंगे, तो हस्तशिल्प हमारा नष्ट हो गया। अब लोग जाए तो कहां जाए, उद्योग है नहीं, केवल कृषि ही है एक ऐसा बचा जहां पर लोग अपनी आजीविका के लिए निर्भर होने के लिए मजबूर हो गए। तो हमारे देश की 85% से ज्यादा आबादी कृषि पर निर्भर थी, कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं, क्योंकि अंग्रेजों ने ना तो सेवा क्षेत्र को बढ़ावा दिया, ना उद्योगों को बढ़ावा दिया, एक ही बचा प्राथमिक क्षेत्र, और प्राथमिक क्षेत्र में प्रमुख भूमिका कृषि की थी। तो हमारे देश की 85% से आबादी कृषि में लगी हुई थी। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना होगा। अगला क्वेश्चन है आईटी एक्ट, ये रिपीट हो गया। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचयिता कौन है? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, तो इसके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इन्होंने 1882 में एक उपन्यास लिखा। 1882 में उपन्यास लिखा। इस उपन्यास का नाम क्या था? तो इस उपन्यास का नाम था आनंद मठ।
1882 में उपन्यास लिखा और इसका नाम था आनंद मठ। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1882 में आनंद मठ नामक उपन्यास को लिखा और इसी आनंद मठ में, इसी उपन्यास में इन्होंने वंदे मातरम की भी रचना की। वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, ये बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। तो ये चीज ध्यान रखनी होगी। और वंदे मातरम को पहली बार सार्वजनिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया, यह भी पूछा जाता है। तो 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ। इसमें पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम को गाया गया। और इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, यह भी पूछा जाता है। तो रहीमतुल्लाह सयानी इसके अध्यक्ष थे। तो ये चीज ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि 2015 में 35वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां हुआ। तो ये पूछा गया आपसे। तो 2015 में 35वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन केरल में हुआ था और फिर इसके बाद गैप आ गया और फिर 2022 में, 2015 के बाद फिर अगले जो राष्ट्रीय खेल हुए 2022 में हुए और ये 36वें नंबर के थे और ये कहां पर हुए, गुजरात में। तो ये भी याद रखना है। और अब 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेल कहां होंगे, तो ये गोवा में होंगे। तो 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में होंगे। ये चीज भी ध्यान रखना है। तो आज हमने जो भी क्वेश्चन शामिल किए थे उनको हमने कंप्लीट कर लिया संक्षिप्त में। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग।